आज हम लोग इस चैप्टर को बिल्कुल एंड करने वाले हैं। ये हमारा ICSE क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 5 मिनरल्स, और इस चैप्टर की पार्ट 1 पार्ट 2 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो गई है। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को एंड तक देखने से पहले आप चैप्टर 5 के पार्ट 1 पार्ट 2 को भी देखना, ताकि जो भी इससे रिलेटेड छोटे बड़े क्वेरीज हो, कॉन्सेप्ट हो, बिल्कुल क्लियर हो जाए। बड़ी सी चैप्टर है, बड़ी सी टॉपिक है, बट मैंने आपके लिए सिर्फ 1.5 आवर्स में इसे कंप्लीट करा है। और दोबारा यदि मैं इस वीडियो को बनाऊंगा, इस चैप्टर का रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए, तो मैं 30 मिनट्स में ये पूरी चैप्टर रिवीजन के टाइम में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता दूं, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, भाई कहाँ गया, तो ये है हमारा आज का फर्स्ट टॉपिक, नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ा था और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। मेटालिक मिनरल्स में वो मिनरल्स थे जिसके बिहेवियर, लुक्स, अपीयरेंस जो मेटल्स की तरह होती थी। फॉर एग्जांपल बॉक्साइट था, कॉपर था, आयरन था, फिर हमने गोल्ड के बारे में देखा, इवन सिल्वर के बारे में देखा था। उनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखा कि नहीं, वो उनका जो वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूशन है, गोल्ड कहाँ पे पाया जा रहा है, सिल्वर कहाँ पे, यूरेनियम कहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली इसके बारे में लास्ट वीडियो में हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो बच्चों, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आज क्या पढ़ाएंगे ये तो बताओ। देखो बाबू, थोड़ा धैर्य रखो, मैं पूरी पैसेंस के साथ आपको हर एक चीज़ बताने वाला हूं। आपकी हर एक जो डाउट है इस चैप्टर से वो कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर को, इस वीडियो को पूरी एंड तक देखने के बाद आपके दिमाग में एक भी डाउट इस चैप्टर से रिलेटेड बच्चों नहीं रहने वाली है। तो पूरी पैसेंस के साथ वीडियो को पूरे एंड तक देखो और अपने सभी डाउट्स को क्लियर करा लो। ये रहा यूरेनियम, हमने ऑलरेडी पढ़ रहा है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एक क्वेश्चन है आपको बताने की, यूरेनियम जो है वो कहाँ पाया जाता है। एक स्टेट का नाम बताओ और एक प्लेस का नाम बताओ। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस करा था, आपको बतानी है यूरेनियम किस स्टेट में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइव का लाइमस्टोन है, बट ये हम ना पढ़ेंगे, हमारा टॉपिक तो इसके पहले से है ना। हाँ जी, तो हमारा टॉपिक है नॉन मेटालिक मिनरल्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो नॉन मेटालिक यानी कि मेटालिक के जस्ट ऑपोजिट वाली बिहेवियर रखने वाला सब्सटेंसेस है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों हमें लाइमस्टोन के बारे में पढ़नी है। और जो लाइमस्टोन, इसके बारे में क्या लिखा हुआ है कि इट इज मोस्टली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है ना, इसके बारे में आपको मैंने इसकी जस्ट पहले या इसके सेकंड पहले वाला जो चैप्टर था वहाँ पे मैंने आपको रॉक्स के बारे में बताया था, अर्थ के बारे में बताया था। उसमें आपको मैंने सेडिमेंट्री रॉक्स और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स होते हैं इसके बारे में बताया था। ये जो रॉक्स है बनती कैसे है, इस बारे में भी मैंने आपको बता रखा है। तो देखो क्या होता है ना, आप यदि चैप्टर्स को सिस्टमेटिक पढ़ते हो तो कभी कई सारी इन्फॉर्मेशन होती है, जो सारे चैप्टर्स ना एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो कुछ कुछ टर्म्स जो हैं एक चैप्टर की दूसरे में यूज होती है, इसलिए आपको सिस्टमेटिक जैसे बुक्स में दी हुई रहती है, इसलिए सभी चैप्टर्स जो है आपको अच्छे से पढ़ना काफ़ी जरूरी होती है। क्या लिखा है कि जो लाइमस्टोन बेसिकली ये आपका, एक सेकंड में जरा इसका साइज छोटा कर लूँ मार्कर का जो है, एक सेकंड, ये देखो। तो ये जो आपका लाइमस्टोन होती है वो कंपोज होती है स्केलेटन्स ऑफ डेड एनिमल्स। जो डेड एनिमल्स होते हैं, मान लो भूकंप वगैरह आया तो किसी और तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ आई, तो नेचुरल कैलेमिटीज़ में क्या होती है, कई सारे जो एनिमल्स होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो दब जाते हैं। तो उनके स्केलेटन्स जो है वो आपका लाइमस्टोन की फॉर्मेशन होती है। इट इज़ मेनली यूज्ड इन सीमेंट, और इसकी जो यूज़ है वो बेसिकली सीमेंट बनाने में, आयरन और स्टील इंडस्ट्री में, केमिकल्स बनाने में, पेपर बनाने में, फर्टिलाइजर्स के रूप में, ग्लास एंड रबर इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पे भी इसकी इस्तेमाल करी जाती है। लाइमस्टोन को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं बच्चों, तो आपको याद रखना चाहिए इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो आपका CaCO3 होती है ना, कैल्शियम कार्बोनेट। जस्ट सेकेंड बच्चों, मैं एक बार कंफर्म कर लूँ कि लाइमस्टोन यस, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हम लोग लाइमस्टोन कहते हैं। जो लाइमस्टोन बेसिकली वही लाइमस्टोन ही आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे जो लाइमस्टोन है वो वर्ल्ड के किन किन कंट्रीज में पाई जाती है। तो सबसे पहला जो कंट्री आता है बच्चों हमारे सामने वो है हमारा पड़ोसी चाइना। चाइना जो है इसका लाइमस्टोन का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अदर लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो क्या हमारा इंडिया उसमें आता है, तो इंडिया भी होगा बट इतना नहीं, इसलिए इसकी जो लिस्ट है टॉप 5 कंट्रीज में पूरे वर्ल्ड में उसमें नहीं आती है। यहाँ देखो USA, रशिया, जापान, ब्राज़ील एंड जो जर्मनी कंट्रीज़ है, इन कंट्रीज़ में भी काफ़ी ह्यूज अमाउंट में जो है आपका लाइमस्टोन की प्रोडक्शन करी जाती है। यहाँ पे एक इमेज देख पा रहे हो, ये आपका कोल माइनिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द प्लेट्यू रीजन ऑफ इंडिया। ये बेसिकली कोल वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। तो इमेज को आपने देख लिया, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा लाइमस्टोन है वो इंडिया के किन किन पार्ट्स में पाई जाती है। तो बेसिकली यदि इंडिया के बारे में बात करी जाए तो जो लाइमस्टोन है ना वो पाया जाएगा हमारा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान एवं गुजरात में। देखो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, राजस्थान
इन गुजरात। आप इमेज में देखना चाहो तो ये इमेज में आप देख सकते हो, ये जो आपको दिख रही है ना लाइमस्टोन सर्कल वाली, ऐसे येलो कलर की सर्कल, आप अपने बुक्स में देखो तो जहाँ जहाँ आपको ये सर्कल दिख रही है उन जगहों पे आपका ह्यूज अमाउंट में जो इंडिया में लाइमस्टोन पाई जाती है। तो एक आपको सर्कल देखो यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये कालाकोट जम्मू कश्मीर के आसपास में। एक देखो यहाँ पे आपको नज़र आ रही होगी, इधर भी है उदयपुर राजस्थान में। यहाँ पे देखो गुजरात में आपको 2 ठो नज़र आ रही होंगी। और ये देखो यहाँ पे आपको थोड़ा पूरा मध्य प्रदेश वाले इलाके में, थोड़ी पूरी इधर देखो छत्तीसगढ़ में, और इधर साउथ इंडिया में भी कहीं कहीं पे कुछ कुछ है। देखो ये जो सर्कल दिख रही है ये सभी के सभी आपके लाइमस्टोन है। अब इनमें से बताना आप जो आपके कंट्री में आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हो, क्या आपके यहाँ पे लाइमस्टोन की मेंशन करी गई है या नहीं, क्या आपकी स्टेट्स के नाम इस लाइमस्टोन की लिस्ट में है कि नहीं। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो वीडियो है वो किस किस कंट्री और सॉरी किस किस स्टेट्स के जो लोग हैं वो बेसिकली वॉच करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो माइका है, और माइका के लिए झारखंड काफ़ी फेमस है। झारखंड में कुछ डिस्ट्रिक्ट है जैसे कि कोडरमा है, नेक्स्ट इज गिरिडीह एंड धनबाद लाइक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे माइका काफ़ी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, माइका जो है वो एक बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी का। देखो ना बहुत बार क्या है, आपने यदि पहले के ज़माने, अभी को पता नहीं है, पर जो स्टार्टिंग में जो आयरन आते थे ना वो इलेक्ट्रिसिटी से मुक्त करती थी, बट साथ ही साथ उसमें आपका ये एक इंसुलेटर होती है, इसलिए इस चीज़ का जो इस्तेमाल है बेसिकली कई बार हमने देखा है कि जो आपकी आयरन होती है ना इस्त्री करने वाली, मीन्स कपड़ों में फ्रेश करने वाली जो आयरन होती है उसमें इसका इस्तेमाल करी जाती है। और कई प्रकार की जो डिवाइसेस बनाई जाती है वहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये एक बैड कंडक्टर होती है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो मालूम कुछ वैसा इक्विपमेंट्स बना रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करें और साथ ही साथ हमें उसको टच भी करने की आवश्यकता हो, तो माइका के बेसिकली इन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में इसकी यूज़ होती है। क्या लिखा है, इट इज़ मेनली यूज्ड इन द इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज फॉर कंडक्टिंग एंड इंसुलेशन। तो इंसुलेशन करने के लिए बेसिकली इसका इस्तेमाल करी जाती है। पाउडर माइका यूज्ड इन कोटिंग, और जो पाउडर का माइका होता है, देखो माइका ना आपका, ये मैं बता दूं आपको, इमेज दिखा दूं यहाँ पे, तो माइका के लिए आप इमेज देख सकते हो बच्चों, ये रहा आपका माइका। इसकी इमेज कुछ इस प्रकार से होती है, और कई सारी माइका इंडस्ट्रीज डिफरेंट डिफरेंट वर्ल्ड्स में पाई जाती है। ये देखो माइका है, तो ये इंसुलेटर होती है, इस शेप में पाई जाती है। इसे तोड़ के, फोड़ के, काट के, छांट के जो है वो अलग अलग शेप से में बेसिकली लाया जाता है। ये देखो सर्कल बनाई जा रही है, ये इंसुलेटर के लिए के काम में आने वाली है। तो हो सकता है आपने इन तरह के सब्सटेंसेस जो है वो अक्सर आप को शायद कहीं आपने देखा होगा, यदि नहीं भी देखा तो कोई बात नहीं, आप आगे जाके इन्हें देखने ही वाले हो। अच्छा, इसके बाद हमारा है कि बात करी जाए वर्ल्ड में ये पाया कहाँ जाता है, तो बच्चों चाइना जो है वो इसका सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और कुछ और भी कंट्रीज़ की बात करी जाए जैसे कि रशिया है, फिनलैंड है, यूएसए है, साउथ कोरिया एंड कनाडा जो कंट्रीज है वहाँ पे माइका की जो प्रोडक्शन है वो होती है। इसके बाद हमारा इंडिया आता है। इंडिया जो है एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है माइका का और पूरे वर्ल्ड में। और द मेन माइका प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। बच्चों मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि देखो आप जितने सारे मेटल्स के बारे में पढ़ रही, जो मेटालिक हमारे कंपाउंड्स थे या तो मेटालिक मिनरल्स थे, तो मैंने आपको बताया था कि 3 कॉलम बनानी है। एक कॉलम में आपको डालना है नेम ऑफ मेटल्स, तो यहाँ पे आप नेम ऑफ मेटल्स लिख देना। और यहाँ पे आपको डालनी थी कंट्रीज वेयर दिस मेटल्स आर प्रोड्यूस। एंड थर्ड कॉलम में आपको बनाना था कि इंडिया के किन स्टेट्स में, स्टेट्स इन इंडिया विच प्रोड्यूस दिस मेटालिक कंपाउंड। तो इसके बारे में मैंने आपको इंडियन स्टेट्स की कुछ इस प्रकार से नाम लिखने के लिए कहा था, ताकि इसे याद करने में, रिवाइज करने में आपको आसानी हो। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे आपको नॉन मेटालिक मिनरल्स के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि एक तरफ लिखो आप नॉन मेटालिक मिनरल्स, यानी कि नॉन मेटालिक NMM, नॉन मेटालिक मिनरल्स। यहाँ पे लिखो कि वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री हैं जो इस मिनरल्स को प्रोड्यूस करता है। और फिर आप एक और कॉलम बनाना, यहाँ पे आपको लिखनी है कि कौन कौन से स्टेट्स है हमारे इंडिया का जो इसमें ये प्रोड्यूस करता है। ओके, तो नेक्स्ट है कोल। कोल जो है वो एक मिनरल फ्यूल है, इट इज़ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द वर्ल्ड। बेसिकली कोल के बारे में, ये भी एक मिनरल है, बट ये मिनरल फ्यूल है क्योंकि इसका हम लोग यूज़ करते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। दे आर 4 वेराइटीज़। ये जो कोल है ना वो 4 वेराइटीज़ के होते हैं, जिसको हम फर्स्ट को बोलते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट कोल। ये बेसिकली कोल की कह सकते हो आपके टाइप्स हैं। जो एंथ्रासाइट है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी की कोल मानी जाती है। इसमें बहुत ही कम कार्बन एमिशन होता है, यानी कि धुआं इसमें बहुत कम आएंगे, और इसमें एनर्जी कुछ ज़्यादा स्टोर होती है। कहने का मतलब जैसे आप बर्न करोगे तो जो एनर्जी आएगी ना वो काफ़ी ज़्यादा आएगा, यानी कि इसमें जो कार्बन की परसेंटेज है वो काफ़ी अधिक होती है। कोल जो है वो वाइडली यूज़ करी जाती है जनरेट थर्मल और कह सकते हो पावर इलेक्ट्रिसिटी। बहुत जगह दुनिया में पहले ना जो ट्रेन चलती थी वो कोल वाली ट्रेन आती थी। आपको ना वो फिल्म याद होगी गदर वाली, जहाँ पे जो भाई उसका हीरो है, उसका हीरोइन है, उसके जो बच्चे हैं, वो गदर वाली मूवी आपने देखा होगा, उसमें वो जो ट्रेन है कोल से चलने वाली उसको दिखाया गया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा
कोल का यूज़ में कि जो इलेक्ट्रिसिटी आज हम लोग यूज़ करते हैं ना, वो थर्मल पावर प्लांट में कोल की ही बेसिकली इस्तेमाल करी जाती था वाटर को वेपराइज़ करने के लिए, और उसके माध्यम से जो हमारा जो बिजली है वो बन रहा होता है। तो कोल का कई सारे यूजेस हैं, इंडस्ट्री में इसकी यूज़ करी जाती है और जिसकी इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज़ करी जाती है, और कह सकते हो और भी कई सारी इंडस्ट्री में जो कार्बन है उसकी इस्तेमाल जो है केमिकल इंडस्ट्रीज में भी करी जाती है। बात करी जाए वर्ल्ड में ये कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों वर्ल्ड में एट प्रेजेंट में चाइना इज़ द लार्जेस्ट coal producing country in the world. The other coal producing countries are like USA, Australia, India, Indonesia and Russia. So these are the countries where coal are produced in large amount. तो बच्चों आपको इसकी याद रखनी है। अच्छा, तो हमने कोल के बारे में वर्ल्ड का तो देख लिया, बट अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर इंडिया में कौन कौन से स्टेट्स में है, क्या आपके स्टेट्स में इसकी माइनिंग होती कि नहीं, कोल होती कि नहीं? चलो चलो देखते हैं। इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में जो कोल है आपका वो बेसिकली स्टार्ट हुआ था 1814 में, यानी कि इंडिया में जो कोल का प्रोडक्शन है वो बेसिकली 1814 में स्टार्ट हुआ था, यानी बिल्कुल अंग्रेज के ज़माने में। और वो स्टार्ट हुआ था बच्चों हमारा रानीगंज वेस्ट बंगाल से। ये जो रानीगंज है वो वेस्ट बंगाल में। आप बताओ वेस्ट बंगाल से कौन कौन से बच्चे हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं? कमेंट बॉक्स में बस थम्स अप का साइन देना। अच्छा, 8% छत्तीसगढ़ जो है वो आपका लार्जर प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया, यानी कि फर्स्ट में क्या था आपका बंगाल था जहाँ पे सबसे कह सकते हो लार्ज अमाउंट में कोल को प्रोड्यूस करा जा रहा था। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो है वो अभी प्रेजेंट टाइम में कोल को प्रोड्यूस करा जा रहा है और छत्तीसगढ़ इंडिया में टॉप 1 में है। कुछ अदर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स के बारे में बात करी जाए तो हमारा झारखंड आता है। झारखंड के बाद आपका उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल है, यानी कि अभी कैसे तो लार्जर अमाउंट में छत्तीसगढ़ है, सेकंड में हमारा झारखंड है, और उसके बाद उड़ीसा और कई सारे जो स्टेट्स हैं वो आते हैं। इनमें से कमेंट करके बच्चों मुझे बताओ कि झारखंड से रहने वाले कौन कौन है जहाँ पे सबसे अधिक अमाउंट में जो है कोयले की प्रोडक्शन करी जाती है, और खास करके धनबाद जो डिस्ट्रिक्ट है झारखंड की, वहां से कोयला काफी अधिक माइनिंग करी जाती है और फिर पूरे इंडिया के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इसको बेचा भी जाता है। नेक्स्ट हमारा है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के बारे में हम लोग बात करें बच्चों तो पेट्रोलियम काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हो सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। आज बिना पेट्रोलियम के हमारे लिए कह सकते हो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाना संभव नहीं है। आज कई सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं जिनके वजह से ही हमारी आवागमन जो है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वो बेसिकली सुचारू रूप से हो पाती है। क्या लिखा है कि जो पेट्रोलियम है वो और जो मिनरल ऑयल है वो बेसिकली डिराइव करी जाती है फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स में बच्चों ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स ट्रैप्ड हो गई हैं वहाँ से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स निकाली जाती हैं। अभी के टाइम में पेट्रोलियम को प्रोड्यूस करने वाले एरियाज हैं वो बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स के आसपास और जो कोस्टल एरियाज के आसपास में बसे हुए हैं। पेट्रोलियम जो है उसकी बहुत ही ग्रेट इंपॉर्टेंस होती है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी इकोनॉमी में। लिखा हुआ है यहाँ पे ना इमेज आप देख पा रहे हो, ये एक मुंबई हाई का ऑफशोर आउटफील्ड इन द अरेबियन सी, ये अरेबियन सी की इमेज है और सेम इमेज आपका मैंने जो थंबनेल है वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो यहाँ से पेट्रोलियम को प्यूरिफाई करने या फिर बोलो पेट्रोलियम को ग्राउंड से निकालने की एक इंडस्ट्री, एक मैकेनिज्म है और इसके हेल्प से अर्थ क्रस्ट से जो है वो पेट्रोलियम को माइन करके निकाली जा रही है। जो पेट्रोलियम होती है बच्चों उससे हम लोग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जो वैक्स है, प्लास्टिक्स के मटेरियल हैं, लुब्रिकेंट्स है, उसके हम लोग प्राप्त करते हैं। और तो इन सभी को हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी कहते हैं। अदर बाय प्रोडक्ट्स भी हैं, यानी कि इन चीज़ों के अलावा कुछ और भी चीज़ें जो है वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाई जाती है, यानी पेट्रोलियम से बेसिकली हमें मिलती है, सच एज केमिकल फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स एंड ड्रग्स। दैट्स दस इट इज़ कॉल्ड ब्लैक ऑयल। और इसीलिए हम लोग जो है इसे, चूँकि ये पूरी की पूरी ब्लैक होती है, अंडरग्राउंड से निकली जाती है, बहुत गाढ़ा थिक कलर का एक लिक्विड होता है, उसी को प्यूरिफाई करके डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं जस्ट लाइक पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स, लुब्रिकेंट्स, ये टिश्यू को बनाई जाती है। आपको याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हमेशा आती है और आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना भी है। बात की जाए दुनिया में कि जो पेट्रोलियम वो कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों इसके बारे में लिखा है कि जो 65% जो टोटल रिजर्व ऑफ पेट्रोलियम पूरे वर्ल्ड में वो बेसिकली है पर्शियन गल्फ इन सऊदी अरेबिया। जो पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ पर्शिया के आसपास में जितने सारी कंट्रीज हैं जस्ट लाइक सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, कुवैत, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ एमिरेट्स है, कतर है, बहरीन है, इन सारी कंट्रीज़ में आपका लार्ज अमाउंट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी प्रोडक्शन होती है। मैं आपको इसका मैप दिखाऊं एक बार कि ये एक्चुअली है कहाँ पे। तो देखो यहाँ पे, इसको थोड़ी सी मैं जूम करूं तो ये जो बॉक्सेस जैसे दिख रही है ना, ये जो सन, देखो ये हमारा प्यारा भारत, और इसके जस्ट वेस्ट साइड में आप चाहते हो तो ये जो गल्फ ऑफ पर्सिया नजर आ रही है, यहाँ पे जो छोटी सी वाटर रिजर्व नजर आ रही है, इसके आसपास जितनी सारी कंट्रीज हैं ये सभी ऑयल
ऑयल को प्रोड्यूस करता है। कुछ कुछ यहाँ पे भी देख सकते हो, ये जो आपको बॉक्स बॉक्स वाली आकृति दिख रही है, यहाँ पे जो बॉक्स वाली आकृति दिख रही है, इन सभी जगह जो है आपका ऑयल को प्रोड्यूस करा जाता है। इंडिया का देख सकते हो यहाँ पे छोटा सा हिस्सा है मुंबई, ये देख सकते हो छोटा सा हिस्सा गुजरात है, यहाँ पे भी जो है वो ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ही कम अमाउंट में करी जाती है। इसके अलावा रशिया है, इसके अलावा अमेरिका है, अमेरिका कई सारे पार्ट्स में, इवन रशिया के कई सारे पार्ट्स में, देखो ये जो चाइना वाला रीजन हो गया, इधर आपका रसिया वाला रीजन है, तो इन रीजन्स में भी जो है ऑयल की प्रोडक्शन करी जाती है। तो ये हमारा पेट्रोलियम के बाद हमने इसके वर्ल्ड में जो प्रेजेंस है इसके बारे में देखा। कुछ अदर पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ का नाम जो है वो आप देख सकते हो, यूएसए है, रसिया है, वेनेजुएला है, चाइना है और इंडोनेशिया है। नेक्स्ट बात करी जाए इंडिया का, क्या इंडिया में भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पाए जाते हैं, क्या इंडिया से भी पेट्रोल और डीजल निकलती है? तो बच्चों इसका आंसर लिखा है कि जो टिल इंडिपेंडेंस ना, जब तक आज़ादी भारत को मिली नहीं थी तब तक पेट्रोलियम वाज ड्रिल्ड ओनली इन दिग्बोई इन असम। असम की जो दिग्बोई एक जगह है, आप मुझे कमेंट करके बताओ बच्चों कि असम से कितने जन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हो। कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने स्टेट्स के नाम लिख दो, सिर्फ लिख दो आपको ASSAM असम। तो असम के जो दिग्बोई है वहाँ पे पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है वो ड्रिल करी जाती थी इंडिपेंडेंस के पहले, लेकिन अभी के टाइमिंग में बात करी जाए तो कई सारे स्टेट्स जो हमारे हैं वहाँ पे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खोज हो चुकी है, डिस्कवरी हुई है और अभी हाल फिलहाल में जो है वहाँ से प्रोडक्शन करी भी जा रही है। कुछ स्टेट जैसे कि गुजरात देख पा रहे हो, ऑफ द मुंबई कोस्ट है, एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स इन आंध्र प्रदेश। तो इनके आसपास में ये जो रीजन मैंने आपको बताया, गोदावरी और कृष्णा नदी जो कि आंध्र प्रदेश में है, गुजरात में, मुंबई के कोस्टल एरियाज में पेट्रोलियम जो है वो प्रोड्यूस करी जाती है इंडिया में भी। नेक्स्ट हमारा नेचुरल गैस है। नेचुरल गैस भी नेचुरल वे में प्राप्त करी जाती है, यानी कि अर्थ के क्रस्ट में जिस प्रकार से हम लोग पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक इसी प्रकार से कहीं कहीं पे जो ना गैसेस ट्रैप्ड हो जाती हैं, तो उन गैसेस को निकालना, और वो जो गैसेस हैं उसे हम लोग नेचुरल गैस कहते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बच्चों याद रखना कि नेचुरल गैस ना ये बेसिकली जो पेट्रोलियम निकाली जाती है, क्योंकि वो भी अंडरग्राउंड से निकलती है, तो नेचुरल गैस भी जो है इस सेडिमेंट्री रॉक्स में अटके पड़े हुए गैसेस रहते हैं, वो भी वहाँ से निकल रही होती है। तो ऐसा कह सकते हो कि जो नेचुरल गैस है वो अलॉन्ग विथ पेट्रोलियम भी निकल सकते हैं, या फिर कभी कभार किसी किसी प्लेसेस में सिर्फ नेचुरल गैस ही निकल सकता है। जो लार्जर फील्ड ऑफ गैसेस है वो ऑफन हैव नो पेट्रोलियम, लेकिन जो लार्जर फील्ड होती है ना गैसेस की, जहाँ से बहुत ही ह्यूज अमाउंट में जो गैसेस वो प्रोड्यूस होती है, उस जगह पे पेट्रोलियम नहीं पाई जाती। तो बेसिकली पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में आपको ज़्यादा डिफरेंस याद नहीं रखनी है, बस इतना समझ लेना बच्चों कि जो नेचुरल गैस है वो बस गैस होती है, और जो पेट्रोलियम होती है वो आपका बिल्कुल एक थिक होती है, लिक्विड की तरह। एक सेकंड मैं आपको दिखाई दूँ साथ में, तो ये यदि मैं यहाँ पे जैसे टाइप करूँ ना पेट्रोलियम, तो आप देखना बच्चों पेट्रोलियम यहाँ नीचे तो आ ही गया। इसकी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ और ताकि आपको चीज़ समझ में आ जाए बेसिकली होती कैसी है। ये शायद हाँ जी, ये देखो आप, तो ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल जो है थिक ऑयल की तरह रहती है, और उसी को प्यूरिफाई करके जो है वो आपके डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। खैर छोड़िए, अब लोग बढ़ते हैं अपने चैप्टर्स की तरफ। तो यहाँ पे जैसे तो लिखा हुआ है कि जो नेचुरल गैस है वो वाइडली यूज करी जाती है एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में। तो पेट्रोलियम भी हमारा फ्यूल हो गया, नेचुरल गैस भी हमारा फ्यूल हो गया। जो नेचुरल गैस है इसकी यूज़ करी जाती है कुकिंग के लिए, घर में भी करी जाती है, और इंडस्ट्री में भी जो है इसकी इस्तेमाल करी जाती है। अब बात करते हैं कि ये पाया कहाँ जाता है, तो पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो है आपका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस का, वो आपका यूएसए है। यूएसए बोले तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। द अदर मेजर नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, तो आपका इसमें रशिया है, नीदरलैंड है, चाइना है, ईरान है और इराक है। इराक नहीं, यूके है। इंडिया में नेचुरल गैस के बारे में बात करी जाए तो ये फास्ट बिकमिंग एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी इन इंडिया। ये जो नेचुरल गैस है वो इंडिया में एक बहुत ही तेज गति से उभरता हुआ सोर्स ऑफ एनर्जी है। जो मेन नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरियाज है वो हमारा मुंबई है, गुजरात है, असम है, तमिलनाडु और त्रिपुरा वाला रीजन है। जो नेचुरल गैस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन कृष्णा गोदावरी डेल्टाज इन आंध्र प्रदेश। ये जो कृष्णा गोदावरी रीजन है वहाँ जहाँ पे हमारा पेट्रोलियम निकलती है भारत में, उन्हीं जगहों में से जो आपका नेचुरल गैस है उसकी भी प्रोडक्शन करी जाती है। अब हम लोग बिल्कुल अपने इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ है, और लास्ट टॉपिक बच्चों हमारा है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स के बारे में देखा हमने, मेटेलिक मिनरल्स, नॉन मेटेलिक मिनरल्स देखा। जितने भी मिनरल्स है बच्चों, उनका सबका अपना कहीं ना कहीं कोई ना कोई यूज़ था। उन चीज़ों को यूज़ करके बेसिकली हम अपने डे टू डे लाइफ में जो अपने काम है उसको आसान बनाते हैं। तो भाई ये जो भी चीज़ें हैं वो एक लिमिटेड अमाउंट में है ना, जो कि हम ज़मीन के अंदर से निकाल रहे हैं, जहाँ तहाँ से इसको अरेंज कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा सोचो आ ही सकता है ना कि धरती के नीचे से जितनी सारी चीज़ें हैं जो हम उसको यूज़ कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, जो कि अब बन नहीं रहा है, वो बनना बंद हो गया। तो बोलो उसकी बनने की जो प्रोसेस है वो इतनी स्लो है, इतनी स्लो है, इतनी की स्लो है कि आसपास के कई हज़ार, 2000, 5000, 10,000 साल तक वो जो है बन नहीं सकने वाले। और जब नहीं बनेगा तो भाई ये जो नेचुरल गैसेस हैं, जो नेचुरल मिनरल्स हमारे आसपास में हैं, उनके यूज़ से जिस प्रकार से अभी हम लोग लाइफ को जी पा रहे हैं, क्या आने वाले समय में जब ये सभी रिसोर्सेज बेसिकली हमारे कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे, तब का जो जनरेशन होगा वो किन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा। इसीलिए जो नेचुरल मिनरल्स है ना, इन्हें प्रोटेक्ट करने की, इसे संरक्षण करने की, इसे बचाने की काफ़ी आवश्यकता है। कंटिन्यूस माइनिंग एंड वेस्टफुल यूज़ ऑफ मिनरल्स में लीड टू देयर एग्जॉशन। एग्जॉशन मतलब पूरी तरह से खत्म हो जा रहा है। आने वाला समय, आने वाला जो जनरेशन है आज से 50-100 साल के बाद, उन लोगों के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी। इसीलिए एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे लिए आवश्यक है। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब सही ढंग से, सुचारू रूप से उसका इस्तेमाल करनी है, ताकि उसका वेस्टेज ना हो। जितनी हमें आवश्यकता है बस हम उतना ही इस्तेमाल करें। इम्प्रूवमेंट इन द टेक्निक्स ऑफ एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन में क्या है कि कई बार क्या होती है कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स, बहुत सारे मिनरल जो उसकी प्यूरिफिकेशन में, उसे प्राप्त करने के चक्कर में, प्रोसेस में है, वो सब गुजर जाता है, कुछ चीज़ें घिस जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यदि हम लोग अपने टेक्निक्स जो हैं वो एक्सट्रैक्शन और प्यूरिफिकेशन को बदल देते हैं, उसको इम्प्रूव कर लेते हैं, तो कई बार क्या होती है कि जो चीज़ें वेस्ट हो रही होती है ना, वो नहीं हो पाती है, मतलब वेस्ट होने से वो बच जाती है। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज। रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज मतलब जितने सारे रिसोर्सेज हैं उसे हम लोग रिसाइकिल करें, यानी कि एक बार जैसे मान लो प्लास्टिक है, तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसका आप यूज़ करते हो तो उसको रिसाइकिल करके बार बार यूज़ करने का प्रयास करें। एक बार यूज़ करा, फिर उसे पिघला के, गला के किसी और वे में यूज़ कर लेनी, फिर उसे किसी और वे में यूज़ कर लेनी, तो इसे हम लोग रिसाइकिल कहते हैं। नेक्स्ट है सेविंग माइंस फ्रॉम कोलैप्सिंग। बहुत बार क्या होती है, जो माइंस है ना कोलैप्स कर जाती है, दब जाती है, गिर जाती है आपस में। आप मान लो खड्डा करते करते कोयला निकाल के आप अंदर पहुंचे हुए और ऊपर से जो मिट्टी है ना वो धंस जाए, तो इसे हम लोग कोलैप्स कहते हैं। तो ये तरह की जब चीज़ें होती है तो काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान होता है, तो इनसे हम बच सकते हैं। लास्ट में सभी रीजंस के लिए एक ही सॉल्यूशन देना चाहूँगा कि जो भी इन एनर्जी का उपयोग अभी आज के टाइम में हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में ये खत्म हो जाने वाला है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके जो अल्टरनेटिव उपाय हैं, जो इस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकता है, उसके पीछे हमें जाना चाहिए। इफ़ द एबव स्टेप्स आर इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्ली, और जब इन सभी स्टेप्स को हम लोग प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट कर लेंगे अपने लाइफ में, इसे करना शुरू कर देंगे, इसे मानना शुरू कर देंगे, तो जो कंजर्वेशन है मिनरल्स का वो शुरू हो जाएगा, और जो पावर रिसोर्सेज विल इंश्योर अ बेटर इकोनॉमी फॉर द फ्यूचर जनरेशन। तो जो आने वाला जनरेशन है उसे एक बहुत ही बेटर लाइफ मिलेगी। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, और इसके आगे कुछ क्वेश्चन हैं, अब इसके लिए कह सकते हो टाइम टू लर्न। आपका ज्योग्राफी में कुछ जैसे सारे क्वेश्चन के आंसर यहाँ पे किए हुए, तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या फिर यदि आपकी डिमांड हो तो मैं सभी क्वेश्चन की जो एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस प्रकार से हमारा जो चैप्टर बच्चों कंप्लीट हो गया। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिली है, जानने को मिली होगी। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।